सोचो हमारे देश से 3000 किलोमीटर दूर एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसको ना हमने शुरू करी ना ही हमारी कोई गलती है, और वो लड़ाई डिसाइड कर रही है कि हमारे देश में रोटी, आटा, कपड़ा, मकान, इनका क्या दाम होएगा। पिछले कई दशकों से भारत एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा था जियोपॉलिटिक्स में, एंड इसका नाम था द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसके तहत हमने अपने मन से रशिया से कभी S-400 खरीदे, फ्रांस से राफेल, अमेरिका से अपाचे, और जहाँ से सस्ता तेल मिला वहाँ से उठा लिया। बट जो ये अल्टीमेट हैक था न्यूट्रलिटी का, तो वेल अब ये खत्म होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू गेट वर्स। जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये दुनिया की नस है, और ये नस चलाती है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, और इस टाइम पे इसको दबाया जा रहा है, जिससे कि एक ही रात के अंदर जितना भी ट्रेड था वो 95% तक कम हो गया। एंड हियर इज द ब्रूटल रियलिटी। और अगर आज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंट बंद हो गया तो भारत के पास बस अगले 5 दिन का ही रिजर्व बचा है खुद को चलाने का, इससे पहले कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको घोषित करा जाए। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी मरती हुई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, और स्टार्टिंग से समझेंगे पूरा माजरा है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और कैसे ये एक सिंगल चीज पूरे भारत के जो मैप और जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वेल, हमें पूरा माजरा समझने के लिए इस मैप की तरफ देखना पड़ेगा। जो ये छोटा सा हिस्सा है इसको बोलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इसकी चौड़ाई है लगभग 33 किलोमीटर की, और ये एकलौती जगह है जहाँ से जो मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, कुवैत, वो अपना तेल पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली 2 सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री को, चाइना और भारत। और अगर इसको बंद कर दिया जाए रातों रात तो जो दुनिया की 25% सप्लाई है कच्चे तेल की वो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी, एंड इसमें जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा सफर करेगी। और जो सबसे डरावने वाला सच है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो वेल ओशन तो सबसे बड़ा होता है, एंड दुनिया की कोई भी नेवी इसको टेम नहीं कर सकती, बट यू डोंट हैव टू। ऐसे जितने भी छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पूरी दुनिया की नस निकलती है ट्रेड करने के लिए, तो वेल आप एक छोटी आर्मी से भी इसको चोक कर सकते हो हमेशा के लिए, और फिर पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना के जितने भी शिप्स है उनसे नाजायज टोल भी वसूला जा सकता है। और आज के जो चीप मास प्रोड्यूस्ड AI सुसाइड ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल करा जा रहा है इवन बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स है अमेरिका जैसी, उनको चैलेंज करने के लिए। एक तरफ है ईरान, जिनके पास अपना खुद के प्रॉपर एयरफोर्स और जेट फाइटर्स नहीं है, बट इसके बावजूद भी जो अमेरिका है $1 ट्रिलियन आर्मी, वो उसको ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि एक स्टैंड ऑफ बना रखा है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। बट सबसे बड़ा सवाल, व्हाई डज दिस मैटर? ये तो हमसे काफी ज्यादा दूर है। तो वेल, हमने जितनी भी तरक्की करी है भारत ने अब तक, तो वेल वो अब तक हो पाई है बाहर से कच्चे तेल को भारत में इंपोर्ट करा के, एंड जो सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट है तो वेल वो यही है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो गिव यू कंटेक्स्ट, आउट ऑफ 100% हम जितना तेल इंपोर्ट कराते हैं भारत के अंदर, उसमें से जो 80 to 85% है तो वेल वो इसी रास्ते से आता है। सो दैट मीन्स कि अगर आपको भारत की 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन और उसकी जो 4th लार्जेस्ट आर्मी है अगर उसको हराना है, तो वेल आपको बस इसी नस को दबाना होगा, एंड भारत खुद ब खुद अपने घुटनों पे आ जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कच्चे तेल है उसका दाम बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो वेल इसकी सीधी मार पड़ेगी एक आम आदमी की जेब के ऊपर भी, क्योंकि भारत में जितना भी खाना सप्लाई होता है तो वेल उसमें से 90% ट्रक्स का इस्तेमाल करा जाता है, एंड गेस व्हाट, ट्रक्स चलते हैं डीजल के ऊपर। इससे क्या होगा एंड में कि जो ये बढ़े हुए दाम है डीजल के, इसको पास ऑन करा जाएगा कंज्यूमर्स के ऊपर, एक ऐसा टैक्स जिसके लिए हमने कभी वोट नहीं करा था, एंड अनफॉर्चुनेटली हम सबको इसे पे करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा धक्का लगा है भारत को, तो वेल वो है चाबहार पोर्ट का। भारत ने ये चाबहार पोर्ट बनाया था ईरान के अंदर, इसमें हमने खुद के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे जस्ट बिकॉज हम पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में घुस सके ईरान के रास्ते, एंड बाय डिफॉल्ट इससे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती। बट अमेरिका ने जो जंग छेड़ी है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, तो वेल इंस्टेंटली इसने क्या करा कि हमारे जितने भी एसेट्स थे उनकी एक रात में वैल्यू 0 कर दी है। तीसरी जो दुगनी मार पड़ रही है भारत के ऊपर, तो वेल वो है ये, भारत के लगभग 80 से 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट या गल्फ के रीजन में काम करते हैं एज अ लेबर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, एंड वहाँ से जितना भी पैसा होता है एज अ रेमिटेंस वो वापस भारत में भेजते थे अपनी फैमिली को। और जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे जितने भी धंधे हैं वो चौपट हो चुके हैं। इवन जानबूझ के जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको टारगेट करा जा रहा है दोनों देशों के द्वारा, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंस थी वेल वो भी आनी बंद हो गई है। एंड में क्या हुआ है कि जो हमने ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाई थी तो वेल वो खुद हमारे लिए एक पिंजड़ा बन गया है। अगर हम ईरान की तरफ जाते हैं अपनी एसेट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को
बचाने के लिए। तो वेल हम जितनी भी वेपन्स और मशीन्स इंपोर्ट कराते हैं अमेरिका से, इंक्लूडिंग अपाचे, C-17, C-130 एंड इवन जो हमारा खुद का तेजस है उसके अंदर का जो जेट फाइटर है वो और उसके स्पेयर पार्ट्स भी, तो वेल अमेरिका उनकी सप्लाई रातों रात बंद कर सकता है, जैसा उन्होंने आज से कुछ साल पहले किया था सी किंग हेलीकॉप्टर्स के साथ। बट ऑन द अदर हैंड अगर भारत अमेरिका के पाले में जाता है तो वेल समझो कि जो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैसा लगाया था इट इज एज गुड एज डेड। रातों रात जो अरबों रुपए थे वो चले जाएंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दिस, ईरान इसका इस्तेमाल करेगा हमारे देश के दुश्मनों को रास्ता देने के लिए। और इस लड़ाई से जो सबसे रियल डेंजर निकल कर आ रहा है तो वेल वो है अमेरिका ने जितने भी चीप ड्रोन्स थे ईरान के द्वारा छोड़े गए उनको मार गिराने के लिए अपनी ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल करा है जिनका दाम बैठता है लगभग 2 से लेकर $4 बिलियन और यू कैन से करोड़ों की मिसाइल का इस्तेमाल करा जा रहा है कुछ हजार रुपए के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। इससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उन्होंने 7 साल में जितनी प्रोडक्शन करी थी अपनी मिसाइल्स की तो वेल उन्होंने 14 दिन के अंदर ही खत्म कर दी। सो इसके सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज ये होने वाले हैं कि उन्होंने जो गारंटी दी थी सेफ्टी की अपने मिडिल ईस्ट के देशों के पार्टनर्स को कि अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हमें बचाने के लिए, तो वेल वो जाती नजर आ रही है। एंड हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी खाड़ी के देश है वेल वो खुद को बचाने के लिए अब समझौता करने को भी तैयार है ईरान के साथ, वो भी उनकी टर्म्स के ऊपर। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा निकल कर आ रहा है इस लड़ाई से तो वेल वो है ड्रोन्स का। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने ड्रोन्स के जो डिप्लॉयमेंट है, ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको आप कह लीजिए कि एक लेवल तक और ऊपर तक कर दिया है। पहले ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करा जा रहा था जिनको रेडियो सिग्नल से कंट्रोल किया जाता था, फिर ऐसे टेक्नोलॉजी है इनको जाम करने के लिए तो इनको बना दिया बेकार। फिर इसी चीज को काउंटर करने के लिए कई देशों ने इसमें लगा दी फाइबर ऑप्टिक केबल, बट इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि ये कुछ किलोमीटर से आगे जा नहीं सकता था। तो इसका तोड़ निकालने के लिए अब क्या करा जा रहा है कि ऐसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं कि उनके अंदर ऑन बोर्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। एक बार जब उनको उड़ा दिया जाता है तो वेल इस सब उनके ऊपर होता है कि उन्होंने कैसे टारगेट को देखना है, हंट करना है और अपने हिसाब से कैसे उसे खत्म करना है, वो भी बिना किसी इंसान की सहायता से। दैट मीन्स कि अगर एक बार इनको उड़ा दिया तो उनको दोबारा वापस लाने का कोई तरीका है नहीं। और अमेरिका ने जो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लॉन्च करा था अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो वेल भारत को इस नई रियलिटी को देखते हुए अपने जितनी भी आने वाली फ्यूचर प्लानिंग है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा लेसन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देके जा रहा है तो वेल हमारा जो मेक इन इंडिया है इसको हमें थोड़ा और इवॉल्व करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट कि हम एक देश के अंदर मिसाइल्स असेंबल कर पा रहे हैं, जेट फाइटर असेंबल कर पा रहे हैं, हमें अपनी जो खुद की इकोनॉमी है उसको दोबारा से ओवरहॉल करना पड़ेगा। एक सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो ना सिर्फ खाने की चीज भी एक्सपोर्ट करता है बल्कि साथ में जितनी सोफिस्टिकेटेड चीजें होती है, वेपनरीज होती है, चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमें उसको मास्टर करना पड़ेगा अगर हमें ट्रूली सुपर पावर बनना है। दूसरा जो सबसे हार्ड लेसन ये लड़ाई लेके जा रही है भारत को तो वेल जो ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है तो वेल अभी एक मीठे सपने की तरह है जो अब जाके खत्म हुआ है। दुनिया बदल रही है और अगर भारत को सुपर पावर की तरह राइज करना है तो वेल हमें कुछ दुश्मन तो बनाने पड़ेंगे। और एंड में क्या है कि अगर वेल ये मेरे विचार है इस चीज को लेके कि अगर हमें किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है इस इतनी बड़ी फेलियर का कि भारत के पास अगले 5 से 6 दिन का ही तेल बचा है, अगर ये बंद होता है तो वेल वो खुद हमारी सरकार है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। हमने अपनी जो थल सेना है उसको काफी मजबूत करा हुआ है, लेटेस्ट वेपनरीज है, 10 से 12 लाख सैनिक है अपने बॉर्डर्स को सेव करने के लिए। पर एक चीज वेल आप कह लीजिए कि हमारे जो लीडर्स थे वो भूल गए कि भारत की जो नसें है वो समुद्र से होकर निकलती है। एंड में इतनी बड़ी आर्मी काम नहीं आने वाली जब आपके पास जो तेल है लड़ाई को कंडक्ट करने के लिए वेल वही ना बचे, जेट फाइटर उड़ाने के लिए, टैंक चलाने के लिए, वो बस एक पत्थर है। और हमारी जो नेवी है उसको भारत ने बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड और अंडर डेवलप करा है जिसका मुझे आज भी रीजन समझ नहीं आता। एंड टू गिव यू कंटेक्स्ट, हमारी नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो 1 लाख सैनिक से भी कम है, लगभग 60 से 65 हजार। अगर हमें ट्रूली सुपर पावर बनना है अमेरिका की तरह तो वेल सबसे पहले हमें अपनी नेवी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास उठा के देख लो, अमेरिकन से पहले थे ब्रिटिशर्स, उनकी नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, उनके साम्राज्य में कभी जो सूरज था वो ढलता नहीं था, नॉट बिकॉज कि उनके पास अच्छे वेपन्स थे बट बिकॉज उनकी जो नेवी थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। एंड आई होप जो ये लेसन है आने वाले फ्यूचर लीडर्स ना सिर्फ इसको अपने दिल में ले बल्कि इसके ऊपर काम भी करे। तब तक लिए मैं चलता हूँ। वीर भोग्य वसुंधरा, प्रिंस आउट।